नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरबीएससी 11th क्लास की ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी हम चैप्टर नंबर 9 पर आ चुके हैं। चंद चैप्टर और बचे हैं और भारत के भूगोल की जो ये मैटर है 11th क्लास की पुस्तक में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम रीट 2022 के लिए एक बार जो आरबीएससी के और एनसीईआरटी के जितने भी पहले हमने क्वेश्चंस देखे थे राजस्थान जीके के, उनका एक बार रिवीजन हम करने वाले हैं। तो वो सीरीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आप फॉलो रखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो ये हमारी सीरीज है ये रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है भारत की मृदा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भूमि की वह परत जो चट्टानों के विखंडन, विघटन और जीवांशों के सड़ने गलने से मिलाकर बनती है, क्या कहलाती है? तो भूमि की यह परत क्या कहलाती है? मृदा, चूना, पत्थर या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रखी है ये परिभाषा है मृदा की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मृदा क्या होती है? चट्टानों के विखंडन, विघटन और जीवांशों के सड़ने गलने से जो परत बनती है वो है मृदा। आगे चलते हैं। रचना विधि के अनुसार मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दो कौन कौन से? स्थानीय मिट्टी और विस्थापित मिट्टी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानें जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती या बहुत कम हटती हैं तो इस प्रकार से निर्मित मिट्टी को क्या कहते हैं? स्थानीय मिट्टी, विस्थापित मिट्टी, काप मिट्टी या फिर कोई नहीं? देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो ये यहाँ पर ये परिभाषा दे रखी है ये परिभाषा है स्थानीय मिट्टी की। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय मिट्टी होती है ये अपने मूल स्थान से नहीं हटती है और हटती भी है तो अंशतः काफ़ी कम। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और जस्ट इस परिभाषा की उल्टी परिभाषा विस्थापित मिट्टी की होती है, जिसके अंतर्गत जो मिट्टी होती है वो अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के विशाल मैदान व तटीय मैदान किस मिट्टी से बने हैं? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काप मिट्टी या फिर कोई नहीं? देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदान बने हुए हैं काप मिट्टी से। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो काप मिट्टी है ये भारत के लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर काप मिट्टी के प्रकार कितने हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 3 प्रकार हैं मिट्टियों के, काप मिट्टी के। तो 3 प्रकार कौन कौन से? पुरातन काप मिट्टी, नूतन काप मिट्टी और नूतनतम काप मिट्टी। तो आप ये प्रकार ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। खादर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? ऑप्शन है पुरातन काप मिट्टी, नूतन काप मिट्टी, नूतनतम काप मिट्टी या फिर कोई नहीं? देखिए जो खादर प्रदेश है जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है, ठीक है, तो उस प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है नूतन काप मिट्टी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और जो नीचे यहाँ पर दे रखा है नूतनतम काप मिट्टी, ये जो मिट्टी है, देखिए ये मिट्टी जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसी मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस और जीवांशों की अधिकता देखने को मिलती है नूतनतम काप मिट्टी के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। इन सभी प्रदेशों में पाई जाती है काली मिट्टी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का पूरे देश के अंतर्गत कितना विस्तार है? तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? देखिए करेक्ट आंसर होगा, जो काली मिट्टी है इसको रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये काली मिट्टी या फिर रेगर मिट्टी है ये किसके लिए उपयुक्त है? कपास, मूंगफली और गन्ने की कृषि के लिए। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी मिट्टी सूखने पर कड़ी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता कम होती है? तो ये मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? देखिए करेक्ट आंसर होगा, जो काली मिट्टी है ये सूखने पर क्या हो जाती है?
कड़ी हो जाती है और इसमें क्या पड़ने लग जाती है, दरारें, और इस मिट्टी में सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है। तो ये सारे फैक्ट इसके संबंध में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस मिट्टी का रंग भूरा और लाल होता है और उसमें लोहे का अंश भी अधिक रहता है? तो ये मिट्टी कौन सी है? देखिए ये मिट्टी है लाल मिट्टी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से लाल मिट्टी के? छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि लाल मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश और चूने का अंश भी इसमें कम रहता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा लाल मिट्टी के संबंध में। आगे देखते हैं यहाँ पर, लेटराइट मृदा में किन तत्वों की अधिकता रहती है? चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश, लोहा, एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। लेटराइट मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता रहती है। फोर्थ नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। लेटराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? यह उन भागों में मिलती है जहाँ पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है, और तापमान भी क्या रहता है, अधिक रहता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से जहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट, राजमहल पहाड़ी, पश्चिम बंगाल और असम। तो ये क्षेत्र भी आप ध्यान रखिएगा। लेटराइट मृदा किसकी कृषि के लिए उपयुक्त है? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। लेटराइट जो मृदा है ये चाय और कॉफ़ी के बागवानों के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ के रण में देखने को मिलती है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। बलुई मिट्टी हमें इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में ये प्रमुख रूप से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में देखने को मिलती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मिट्टी को अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है? तो ये कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी? देखिए करेक्ट आंसर होगा अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है पर्वतीय मिट्टी को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो पर्वतीय मिट्टी है ये चाय व आलू की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल की भी कृषि की जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण हैं मूसलाधार वर्षा। हाँ ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आने से मिट्टी ढीली पड़ जाती है, ये कथन भी मृदा के कटाव के संबंध में सही है। वनों की कटाई, ये भी कथन सही है। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये सभी ध्यान रखिएगा। भारत में स्थानीय मृदा है, तो आगे मैंने आपको स्थानीय मृदा की परिभाषा बताई थी। ऐसी मिट्टी जो अपने मूल स्थान से नहीं हटती है। तो कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, विस्थापित मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो देखिए भारत में स्थानीय मृदा है पर्वतीय मृदा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत में काली मिट्टी है, विस्थापित, दलदली, लावाजन्य या फिर कोई नहीं? देखिए काली मिट्टी है लावाजन्य। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी मृदा की समस्या है? मृदा का कटाव, उत्पादन शक्ति का ह्रास, दोनों, कोई नहीं? तो देखिए ये दोनों मृदा की प्रमुख समस्या है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नदियों की बाढ़ क्षेत्रों से ऊंचे भागों में जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पुरातन काप मिट्टी, नूतन काप मिट्टी, नूतनतम काप मिट्टी या फिर कोई नहीं? देखिए नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो ऊंचे भाग है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो है पुरातन काप मिट्टी। और जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच पाता है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नूतन काप मिट्टी। तो हम प्रदेश की बात करें तो ये कौन सा प्रदेश है? बागर प्रदेश, और ये है खादर प्रदेश। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है वो है नूतनतम काप मिट्टी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। सारी यहाँ पर ये मिट्टियाँ दे रखी है, इनके संबंध में सबसे पहले है काप मिट्टी। काप मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये विस्थापित मिट्टी है। उपजाऊ मृदा है, इसके प्रकार है पुरातन, नूतन और नूतनतम। काली मिट्टी, ये भी उपजाऊ मिट्टी है, इसका अन्य नाम है रेगर मृदा। कपास, मूंगफली और गन्ने की कृषि के लिए उपयोगी है। लाल मृदा के संबंध में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि
ये मोटे कणों वाली मृदा है। सिंचाई की आवश्यकता इसके अंतर्गत अधिक रहती है और ये कम उपजाऊ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे है लेटराइट मृदा। ये ह्यूमस रहित होती है, कम उपजाऊ है, चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है। आगे यहाँ पर बलुई मृदा, ये कहाँ पर मिलती है? शुष्क क्षेत्रों में। अगर देखिए इन शुष्क क्षेत्रों में अगर जल उपलब्ध हो तो जो कृषि का उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है इस मिट्टी में, बलुई मृदा में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और सबसे अंत में पर्वतीय मृदा। ये एक अपरिपक्व मृदा है, मोटे कणों वाली होती है, सीढ़ीदार खेतों में चावल की कृषि के लिए उपयुक्त है और चारागाहों के लिए भी ये मृदा उपयुक्त है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। और मिट्टी से संबंधित अक्सर क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बुक के अंतर्गत दे रखे थे सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो देखिए ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को देना है। प्रश्न क्या है हमारा? दी गई विशेषताएं किन वनों की है? लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इन वृक्षों की ऊंचाई 30 से 45 मीटर तक होती है। वृक्षों के ऊपरी सिरे छतरीनुमा होते हैं। वनों की सघनता अधिक होने के कारण धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो ये तीनों विशेषता किन वनों की है? पतझड़ी वन, पर्वतीय वन, ज्वारीय वन या फिर सदाबहार वन। अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। और जो भी लिखकर बताएगा इसका अगर सही आंसर आपको ईमानदारी के साथ आता है तो आपको मैं कह सकता हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी शानदार लेवल तक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको ये सारे फैक्ट याद भी होने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जल्दी हमारी ये सीरीज कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद में हम रीड के लिए राजस्थान जीके वाली रिवीजन वाली जो सीरीज है वो शुरू करेंगे। उस सीरीज को भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं कम समय में आपको पूरा कंप्लीट राजस्थान जीके कवर करा दूंगा। और देखिए राजस्थान जीके लेने का मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जो बाद में मुख्य जो परीक्षा होगी रीट में, ठीक है, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, उसमें अधिकतर वेटेज जो राजस्थान जीके का रहने वाला है। तो समय से पहले ही अगर हम उसको कवर कर लेंगे तो हम बेनिफिशियल जोन में रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।